कक्षा 10 जो है सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ रहे थे, उसमें 5 स्वाध्याय जो है हमारे चल रहा था। उसमें लोकतंत्र की विशेषताएं और उसके गुण जो हैं हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। आज हमें जो है लोकतंत्र के जो प्रमुख दोष हैं वो पढ़ते हैं। लोकतंत्र का पहला जो दोष है, लोकतंत्र ये मानता है कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति संबंधी जो धारणा उसकी वो क्या है, भ्रमपूर्ण है, वो उसकी क्या है, गलत है, भ्रामक धारणा है। किस प्रकार है? लोकतंत्र मानता है कि व्यक्ति जो है वो बुद्धिजीवी है, स्वयं के हित और अनहित जो है उसको पूरी तरह से जानता है। लेकिन व्यक्ति मूल रूप से क्या होता है, राजनीतिक जो उसके विचार होते हैं या राजनीतिक जो उसके संवेग होते हैं वो क्या है, संवेगों के ऊपर आधारित है। ठीक है, वो जब लोकतंत्र के अंदर जब वो मतदान देके भागीदारी निभा रहा होता है तो वो उस समय सही और गलत की बात नहीं जान के और कई प्रकार जो चीज़ें हैं उसे किस प्रकार से ले लेता है, वो भावना से ले लेता है कि अपनी यार जाति से संबंधित है या क्षेत्र से संबंधित है, मिलने वाला है क्या नहीं है, और उसमें सही गलत का आकलन करने की बजाय वो किस प्रकार जो है क्या चीज़ें उसके ऊपर आश्रित हो जाती है, क्या चीज़ें उसके ऊपर प्रभावी हो जाती है, तो वो होते हैं उसके संवेग होते हैं। तो इस प्रकार जो मनुष्य होता है वो क्या एक प्रकार से अबोध है। देखिए, लोकतंत्र व्यक्ति की बुद्धि व विवेक संपन्न मानता है, ऐसे मताधिकार होता है और मानता है कि वह राजनीतिक मामलों में परिपक्व निर्णय लेने में समर्थ होगा। किंतु आलोचकों का मत है कि व्यक्ति जो है मूलतः ऐसा अबोधिक प्राणी है जो अपने मूल संवेगों व आवेगों से संचालित होता है। इसलिए उसको व्यक्ति जब मताधिकार दे दिया जाता है तो वह हमें व्यवहार में लोकतंत्र की जगह क्या करता है, भीड़ तंत्र जो होता है वो उससे प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, लोकतंत्र की जगह भीड़ तंत्र होता है। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति जो है अपने जो निर्णय है वो सोच समझ के नहीं लेके किसके ऊपर आधारित ले रहा है, वो संवेगों के ऊपर लेता है। उसके जो संवेग और आवेग है उनके आधारित जो है उन संवेदनाओं के आधार पर जो है वो मतदान का निर्णय ले लेता है। तो लोकतंत्र जो वास्तविक अर्थों के अंदर होना चाहिए वैसा नहीं होता, और लोकतंत्र का जो बिगड़ा हुआ स्वरूप होता है जिसे हम भीड़ तंत्र के नाम से जानते हैं वो भीड़ तंत्र का रूप ले लेता है। दूसरा जो है लोकतंत्र का दोष वो है बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। देखिए, लोकतंत्र के माध्यम से सभी को वयस्क मताधिकार जो है वो प्राप्त है। वयस्क मताधिकार का अधिकार सभी को समान रूप से प्राप्त है। केवल उसके अंदर एक चीज जो है वो बातें है कि 18 वर्ष की आयु कम से कम होनी चाहिए। तो 18 वर्ष की आयु जो व्यक्ति पूर्ण कर लेता है उसके बाद उसे मत देने का अधिकार मिल जाता है। तो जो इसके अंदर बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो क्या करते हैं, मतदान के प्रति जो है अपनी जो एक प्रकार से वो मतदान करने ही नहीं जाते हैं, या फिर उस मतदान के दिन को जो है छुट्टी का दिन समझते हैं, एंजॉय करते हैं। तो उसके आधार पर भी जो है वो क्या हो जाता है, एक प्रकार से उदासीनता जो है वो उनकी प्रकट होती है। देखिए, लोकतंत्र में बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता होती है। इस व्यवस्था में ये माना जाता है कि गुणों की अपेक्षा संख्या को अधिक महत्व दिया जाता है। इस कारण से समाज में बुद्धिजीवी वर्ग इस व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता। सामने जो मतदाता है, मतदाता ये सोचता है कि यार जो प्रतिभागी है सामने, जो प्रत्याशी है वो प्रत्याशी जो है वो अगुणी है। ठीक है, उसमें गुण नहीं है उतने जितने होने चाहिए, और गुणों के आधार पर जो है वहां पे किसी का चुनाव भी जो है वो नहीं किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है, जिस व्यक्ति के पास जितने ज्यादा मत होंगे सिर गिने जाते हैं। लोकतंत्र के अंदर क्या गिने जाते हैं, सिर गिने जाते हैं। शिक्षा जो है वो नहीं देखी जाती। अशिक्षित व्यक्ति जो होता है वो भी कई बार, या अयोग्य जो व्यक्ति होता है कई बार वो भी चुन के सामने आ जाता है। तो जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो क्या करता है, इससे दूर रहता है कि यार ठीक है मैं नहीं जाऊंगा मतदान देने, आपके 2 दिन है, और छुट्टी के रूप में जो है वो एंजॉय करता है। तीसरी जो बात है, शैक्षिक महत्व का दावा जो है लोकतंत्र करता है कि लोकतंत्र के माध्यम से शैक्षणिक महत्व जो है, शिक्षा प्राप्त होती है। तो वो दावा जो है वो क्या है, गलत है। वो किस प्रकार गलत है, देखिए, लोकतंत्र के बारे में ये दावा पूरी तरह से भ्रमपूर्ण है। वह व्यक्ति को नागरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा तथा राष्ट्र प्रेम की जो शिक्षा है वो देता है। वास्तविक स्थिति उसमें जो है एकदम भिन्न है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल प्रत्येक राष्ट्रीय समस्या पर अपने स्वार्थ की दृष्टि से विचार करते हैं और उसे ही राष्ट्रीय हित बताकर प्रचार करते हैं। वे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और जनता के विभिन्न वर्गों को अपने प्रभाव में लाने के लिए उसकी भावनाओं को क्या करते हैं, भड़काते रहते हैं। कई सारी चीजें, जैसे कुछ समय पहले नागरिक संहिता जो बिल आया वो आया, CAA जिसके नाम से हमने उसे जाना। कुछ लोग जो थे, कुछ पार्टियां उसके समर्थन में थी, कुछ पार्टियां जो है उसके विरोध में थी। ठीक है, वास्तविक रूप से उसका मतलब समझ नहीं पा रहे थे। तो वो देश प्रेम को बढ़ा रहे थे या बिगाड़ रहे थे, लोगों को राजनीतिक शिक्षा दे रहे थे या नहीं दे रहे थे। इसके अलावा कल ही जो है संसद के जो लोकसभा है वहां से पास होकर राज्यसभा के अंदर एक किसान संबंधित बिल आया। तो कुछ राजनीतिक पार्टियां तो उस किसान संबंधित जो बिल आया उसका समर्थन कर रही है, ठीक है, और कुछ राजनीतिक पार्टियां उसे क्या कर रही है, विरोध कर रही है। जबकि वास्तविक रूप से उसका समर्थन करना चाहिए या विरोध करना चाहिए, दोनों पार्टियों को पता नहीं है।
ठीक है, जिन्होंने लागू किया उनको भी उसका वास्तविक मायना ध्यान में नहीं है, और जिन्होंने उसका विरोध किया उनको भी उनका वास्तविक मायना ध्यान नहीं है। तो वो कहाँ लोगों को शैक्षणिक शिक्षा दे रहे हैं? ये बात जो कहते हैं कि शैक्षणिक जो शिक्षा मिलती है लोकतंत्र से, वो भी एक प्रकार से क्या है, भ्रमपूर्ण है। उल्टा लोगों को जो है उकसाया जाता है, भड़काया जाता है इसके माध्यम से। चौथा जो है, लोकतंत्र स्वतंत्रता और समानता जो है, इसका दावा जो करता है वो भ्रमपूर्ण है कि सभी व्यक्ति जो है स्वतंत्र है या सभी व्यक्ति जो है समान है। ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि लोकतंत्र जो होता है उसके अंदर स्वतंत्रता और समानता प्रदान होती ही नहीं है। अभी भी लोकतंत्र के अंदर जो है आर्थिक स्वतंत्रता और समानता के अभाव में व्यक्ति को राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता भी अर्थहीन हो जाती है। जब तक उसे आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है तो उसे राजनीतिक स्वतंत्रता हो या सामाजिक स्वतंत्रता हो, वो भी क्या एक प्रकार से भ्रमपूर्ण है, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। देखिए, लोकतंत्र व्यक्तियों को राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता प्रदान करता है, किंतु यह व्यक्तियों की आर्थिक स्वतंत्रता और समानता प्रदान नहीं करता। आर्थिक जो स्वतंत्रता है और जो समानता है उसके ऊपर आज भी क्या है, प्रतिबंधित रूप से है, ये स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करता है, प्रदान नहीं करता है। आर्थिक स्वतंत्रता व समानता के अभाव में व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता भी अर्थहीन हो जाती है। जब तक उसे आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होता, राजनीतिक स्वतंत्रता दो या किसी प्रकार की स्वतंत्रता दो, उन सब स्वतंत्रताओं का कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। लोकतंत्र में चुनाव में धनी खड़े होते हैं जिसके पास ज्यादा पैसा है, करोड़ 2 करोड़ रुपए चुनाव के अंदर उसकी जो व्यय होता है, तो इतने रुपए जिसके पास है वो व्यक्ति ही क्या है, चुनाव का प्रत्याशी बन सकता है। जिसके पास पैसा नहीं है वो प्रचार के अंदर पैसा कम खर्च कर पाएगा, तो उस जो व्यक्ति है, पहले तो टिकट लेने के अंदर कई सारी समस्याएं आ जाती है। जब तक पार्टी फंड में आप डोनेशन नहीं दोगे तब तक आपको टिकट मिलना ही मुश्किल है। तो जो धनी व्यक्ति है वो भी इसका जो है एक प्रकार से हिस्सा हो सकता है। वे अपने धन की शक्ति और प्रभाव के द्वारा चुने जाते हैं। जब व्यवस्थापिका में अधिकांश व्यक्ति धनवान होते हैं तो वे कानून के विषय बनाते हैं। जो व्यक्ति, वो एक हिंदी के अंदर एक दोहा है कि जाके पाँव न फटे विवाही वे क्या जाने पीर पर आए। तो जो व्यक्ति धनिक है उसको क्या पता कि गरीब का दर्द क्या है, उसको क्या पता कि किसान का दर्द क्या है। जो किसान नेता बन जाते हैं उनके खुद के खेत नहीं हो, कभी खेतों के अंदर देखने नहीं गए, कभी उन्होंने एक फसल तो नहीं बोई, ठीक है। तो जो पसंद, ऐसी कई सारी जो चीजें हैं, जो परिवहन मंत्री उसको पता ही नहीं, वो कभी उसने रोड वगैरह का निर्माण किया ही नहीं, उसको जानकारी नहीं किस प्रकार से काम होता है। तो ऐसे ऐसे लोग जो हैं वो चुन के आ जाते हैं। तो जो किसके आधार पर, धन के आधार पर। तो जो व्यक्ति जिसने कभी देखा ही नहीं कि कौन सा काम कैसे होता है, वो भी अगर चुन के आ जाता है तो वो उस कार्य का संचालन जो है ठीक तरीके से कर ही नहीं सकता। धनिक वर्ग के हित में ही होते हैं वो जो फैसले लेते हैं, ठीक है, वो किसके हाथ में होते हैं, केवल धनिक वर्ग के हित में होते हैं, क्योंकि वो जिस परिवेश के अंदर रहे उनको पता ही नहीं कौन कौन से जो है समस्याएं आती है। हमारे एक नेताजी जो है वो कहते भी रहते हैं इधर से सोना डालूंगा, इधर से आलू डालूंगा, उधर से सोना निकाल दूंगा, तो उनको कुछ पता नहीं है। तो इससे कई सारी जो चीजें हैं वो लोकतंत्र की क्या है, एक प्रकार से दोष हैं। दूसरा देखिए, इस प्रकार आर्थिक असमानता के कारण लोकतंत्र में गरीब वर्ग की राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता भी जो है लगभग अर्थहीन हो जाती है। उनका कोई मतलब रहता नहीं है। जब तक आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दोगे तो बाकी जितनी स्वतंत्रता आपने दे रखी है उनका कोई विशेष महत्व नहीं है। पांचवी जो इसका है वो है राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। देखिए, राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव, लोकतंत्र के संचालन के लिए राजनीतिक दल जो है परम आवश्यक माने जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के दल होते हैं, अलग अलग पार्टियां जो है वो राजनीतिक इकाइयों के रूप में काम करती है। तो देखिए, किंतु राजनीतिक दल प्रणाली में अनेक दोष भी होते हैं और इसके कारण लोकतंत्र में विकार आता है। सिद्धांत रूप में सभी राजनीतिक दल जो है उनका निर्माण राष्ट्रीय हित में होता है और वे जनता के उत्थान के लिए विभिन्न सामाजिक व आर्थिक नीतियों व कार्यक्रमों का प्रचार करते हैं, किंतु व्यवहार में सभी राजनीतिक दल जो है राष्ट्रभक्ति की जगह दल भक्ति को ही महत्व देते हैं। जब सभी दलों का जो निर्माण होता है तो संविधान के द्वारा, या जो भी है अपने निर्माण प्रक्रिया का खुद का जो संविधान बनाते हैं उसके अंदर ये जो है, या इनके जो एक प्रकार से प्रोपेगेंडा बनाते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, तो ये राष्ट्र जो भक्ति है उसको ऊपर रखते हैं। लेकिन जो इनकी पार्टी बनती है, चुनाव वगैरह आते हैं, तो राष्ट्रभक्ति जो है उसको तो भूल जाते हैं और दल भक्ति जो है वो सामने आती है। ऐसा आपने राजस्थान में थोड़े समय पहले देखा। कोरोना काल के अंदर जब जनता जो है वो त्रस्त है और सरकार जो है अपने दल को बचाने के लिए कभी बाड़मेर, कभी जयपुर, कभी कौन से होटल में, कभी कौन से होटल में जो है रुक रहे हैं, आप इससे भली बात जो है परिचित हैं। अगला जो है वो अनुत्तरदायी शासन प्रणाली। अनुत्तरदायी शासन प्रणाली किस प्रकार है वो देखिए। सिद्धांत रूप में लोकतंत्र को जनता के प्रति उत्तरदायी शासन बनाना जाता है। हम कई बार जो है चुनाव के समय जो है कई सारे जो न्यूज़पेपर वगैरह में या टीवी में सीरियल्स के अंदर क्या है, कार्टून देखते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया के ऊपर भी कार्टून चलते हैं। तो फोटो होती है उसके अंदर, जब चुनाव हो रहे होते हैं तो जनता सामने खड़ी होती है और नेताजी उनके पाँव में पड़े रहते हैं कि मुझे वोट देना। और फिर उसमें लिखा हुआ आता है आगे आफ्टर इलेक्शन। तो इलेक्शन के बाद जो है नेताजी जो है वो खड़े होते हैं और जनता उसके पाँव में पड़ी रहती है। तो कौन उत्तरदायी है किसके लिए?
ठीक है। तो इसमें उत्तरदायी शासन तो होता ही नहीं है, जनता के प्रति तो उत्तरदायी होते ही नहीं है। इब्राहिम लिंकन की परिभाषा है जनता के लिए जनता द्वारा शासन, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। होता क्या है, नेता के लिए नेता द्वारा शासन। ठीक है, चलिए, किंतु व्यवहार रूप में जो है लोकतंत्र उत्तरदायी दिखाया हुआ पड़ता है, केवल अनुत्तरदायी दिखाई पड़ता है। उत्तरदायी की जो बात है वो केवल क्या एक प्रकार से दिखावा है, झूठ है, मिथ्या है। लोकतंत्र शासन में असफलताओं की जिम्मेदारी कोई भी पक्ष में अपने ऊपर नहीं लेता। जो असफलताएं होती है उसकी खुद की जिम्मेदारी। जीडीपी कितनी गिर रही है, ठीक है, आर्थिक मंदी कितनी आ रही है, बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है, ये जो सब चीजें इसको सरकार अपने ऊपर नहीं लेती है। ठीक है, जब भी कोई बड़ी असफलता मिलती है तो सरकार विरोध करके आंदोलनों एवं अड़ंगे डालने की नीति को असफलता के लिए उत्तरदायी बनाती है, किंतु विरोधी दल जो है असफलताओं के लिए स्वयं सरकार की नीति को दोषी बताते हैं। कुल मिला के जो है दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। दोष जो है वो एक दूसरे के सिर पे मरते रहते हैं कि ये ऐसा हमने नहीं किया। सरकार तो कहती है कि जो विपक्षी दल हैं उनकी वजह से ऐसा हुआ है, और विपक्षी दल जो है वो कहते हैं कि सरकार की जो ऐसी नीतियां हैं इनकी वजह से जो है बेरोजगारी वगैरह बढ़ रही है। कई सारी जो भी कोई मुद्दा है तो उसको जो है सार्वजनिक धन और समय का जो है इसके अंदर व्यय होता है। लोकतंत्र में नीतियों के निर्धारण तथा कानून के निर्माण में अत्यधिक धन व्यय होता है और समय की भी जो है इसमें क्या होती है, बर्बादी होती है। सभी जो कार्य है वो विभिन्न समितियों के द्वारा तथा व्यवस्था प्रकार की लंबी चौड़ी बहस द्वारा किए जाते हैं। लोकतंत्र की ये जो प्रक्रिया है समय व धन की दृष्टि से अत्यधिक खर्चीली है। इसी प्रकार आम चुनाव में भी राष्ट्रीय धन व समय की बहुत हानि होती है। गरीब देशों के लिए लोकतंत्र एक और तो धन की दृष्टि से बहुत खर्चीली प्रणाली है, और दूसरी ओर इसमें विकास की जो है वो गति भी धीमी हो जाती है। जिस समय चुनाव होता है धीमी किस प्रकार होती है, जिस समय चुनाव हो रहा होता है उस समय क्या लग जाती है, आधार से लग जाती है। तो उन 6 महीने 8 महीनों के अंदर तो किसी प्रकार के जन कल्याणकारी कार्य होने ही नहीं है। ठीक है, उसके अतिरिक्त जो है उसके अंदर जितना पैसा खर्च होता है इलेक्शन के अंदर, कभी जो है लोकसभा इलेक्शन आ गए, कभी राज्यसभा इलेक्शन आ गए, कभी पंचायती राज के इलेक्शन आ गए, कभी मध्यावधि चुनाव आ गए, कभी स्थानीय स्वशासन के इलेक्शन आ गए, तो ऐसे के अंदर जो है सरकार और पुलिस आधे समय और सरकारी कर्मचारी जो होते हैं वो इन इलेक्शन ड्यूटियों के अंदर रहते हैं। सरकार का जो खर्च है वो भी निरंतर रूप से क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। और जो पैसा विकास के कार्यों में लगना चाहिए वो किसमें लगता रहता है, इन चुनाव के अंदर लगता रहता है। तो ये जो व्यवस्था, ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये सार्वजनिक धन और समय का भी क्या करती है, व्यय करती है। उदासीन मतदाता, आप आज तक हम देखते हैं कि 60% 70% से कभी अधिक मतदान हुआ ही नहीं। मतदाता जो है वो अपने मताधिकार का पूर्ण रूप से प्रयोग करता ही नहीं है, उदासीन रहता है, मत देने से कोई मतलब नहीं है। वो इस प्रकार जो है लोकतंत्र जनता का सभी के लिए जो है वो शासन नहीं होता है। योग्य और जो सही उम्मीदवार होता है, वह जो उम्मीदवार है वो चुन के नहीं आता, उसके जगह किस प्रकार के कम योग्य जो प्रतिनिधि हैं वो चुन लिए जाते हैं। और जो अवसरवादी होते हैं, है ना, जिनके पास पैसा ज़्यादा है वो आए, उन्होंने चुनाव लड़ा, उसको मतदान कम हुआ, कुछ लोगों को पैसा वैसा बांटा, महिलाओं को साड़ियाँ वगैरह दी, और जो है चुनाव के अंदर जीत के आ गए। ना तो उनको कोई राजनीतिक उनका कोई अनुभव है और ना उनका कोई राजनीति से कोई लंबा जो है वो मेल जोड़ रहा, ना जनता से उनका कोई मतलब है। आए, चुनाव लड़े, उनको पद प्राप्त हुआ, पैसा कमाया और जो है छुट्टी, उनका कोई जनता से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं। तो ये सारी चीज़ें लोकतंत्र की क्या है, दोष है। संकट काल की दृष्टि से ये जो शासन व्यवस्था है वो कमजोर है, क्योंकि एक व्यक्ति के आत्मशासन होता है तो वो सही और गलत के फैसले जो है उससे ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन संकट काल के समय जब लोकतंत्र होता है जिसके अंदर क्या होता है, युद्ध तथा अन्य प्रकार के संगठनों की स्थिति में जो है लोकतंत्र शासन कमजोर सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें सत्ता विकेंद्रीकृत होती है। लोकतंत्र के अंदर हमने पहले भी पढ़ा कि यहाँ पर क्या है, संघीय शासन व्यवस्था होती है, संघात्मक शासन व्यवस्था होती है। संघात्मक शासन व्यवस्था के अंदर शक्तियों का बंटवारा राज्य और केंद्र के मध्य होता रहता है। तो इन शक्तियों के बंटवारे के कारण जो है इसमें गुप्त और शीघ्र निर्णय लिए जाते हैं। राज्यों को संविधान के अंदर संशोधन भी करना है, किसी प्रकार की जो है कोई अध्यादेश लाना है तो उस समय पहले संसद के द्वारा जो है संसद के दोनों सदनों के अंदर उसको पारित कराया जाएगा, उसके बाद राज्यों से भी जो है उसके लिए अनुमोदन लिया जाता है। तो लंबी प्रक्रिया हो जाती है और कई बार जो है समय के ऊपर उसको लागू नहीं किया जाता। तो राष्ट्रहित के लिए क्या है, ये राष्ट्र के लिए अहितकर है। संकट काल के समय के अंदर सोवियत संघ के सामने कमजोर सिद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप में लोकतांत्रिक राज्य साम्यवादी सोच के सामने क्या हुआ, कमजोर सिद्ध हुआ। आगे देखिए 9 हो गए। इसके बाद जो है लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थन नहीं है। साम्यवादी आलोचकों का मत है कि लोकतंत्र राज्य जो है पूंजीवादी राज्य है, क्योंकि हमने थोड़े समय पहले पढ़ा कि यहाँ पे जो व्यक्ति चुन के आते हैं वो कौन से हैं, धनवान व्यक्ति जो है वो चुनाव के अंदर भागीदारी निभाते हैं, और वही लोग जो है वो चुन के आते हैं। चुन के जब वो आते हैं तो उसके बाद वो लोग वैसी ही नीतियाँ बनाएंगे। तो अगर धनी व्यक्ति चुन के आएंगे तो उस प्रकार की नीतियाँ बनाएंगे, उनको आर्थिक वर्ग का किसी प्रकार का कोई जो है उसका कोई मेलजोल नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या होंगे,
पूंजीवाद का जो है वो एक प्रकार से समर्थन हो रहा है। पूंजीवाद भी उद्योग साम्राज्यवाद को जन्म देता है, अतः लोकतांत्रिक राज्यों को विश्व शांति का समर्थन नहीं माना जा सकता। ब्रिटेन, फ्रांस आदि यूरोप के जो लोकतांत्रिक राज्यों में युद्ध एवं साम्राज्यवाद की नीति को अपनाया था। साम्यवादी जो विचारक है उनका मानना है कि आधुनिक काल में लोकतंत्र और पूंजीवाद की साठगांठ है, यह विश्व शांति के क्या है, एक प्रकार से खतरा है। लोकतंत्र की असफलता के लिए जो लोकतंत्र की सफलता के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां हैं कि किन जो आदर्श परिस्थितियां उसके अंदर लोकतंत्र जो है वो सफल हो सकता है, उनको हम जो है नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।